Hello and welcome to Nimbus IAS. My name is Shubhashish and you're watching today's editorial and opinion analysis. आज हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं. तो जो पहला वाला टॉपिक है दैट इज अबाउट इंडियाज डिप्लोमेसी. इंडिया की क्या पॉलिसी रहती है, फॉरेन पॉलिसी. तो उसके बारे में हमें कुछ इंसाइट्स मिलती है बाय नन अदर दैन अ वेटरन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल. ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल्स बड़े हेल्पफुल रहते हैं इन सर्टनिंग इंडियाज पॉलिसी, इंडिया आउटलुक क्या है उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में. तो ये सब. नेक्स्ट है अबाउट इन्फ्लेशन. तो अभी रिसेंटली सीपीआई नंबर्स आए थे. आई विल एक्सप्लेन दिस इन द आर्टिकल. ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और हमें कुछ काम करना चाहिए, इसको रेक्टिफाई करना चाहिए. एंड आई बिलीव कि जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है स्पेशली इको सेक्शन में, GS3 का जो पेपर है, स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पूछ सकता है, मेजर्स टू कर्टेल इन्फ्लेशन क्या फैक्टर्स है, तो वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वी शुड कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट इज इंडियाज सोलर कैपेसिटी, माइलस्टोन्स एंड चैलेंजेस. तो ये एक्सप्लेनर सेक्शन में था. तो यहाँ पे हमें एक काफ़ी सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं. अब आप सोचिए, हमारा वो जो ग्लासगो समिट में हमने कमिटमेंट करी है कि हम हमारी मोस्ट ऑफ द 50% हमारी रेन्यूएबल एनर्जी होगी हमारी कंट्री के अंदर. ठीक है, विल बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 और उसमें सोलार कैपेसिटी का मेन गोल रहेगा. देन वी ऑल्सो हैव द नेशनल सोलार मिशन जिसने बात करी थी कि हम बहुत सोलार कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, 100 गीगावाट बना देंगे 2022 तक. तो कहाँ पे हम लोग और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. बीच में एक आर्टिकल भी आया था अबाउट हैविंग अ सोलार वेस्ट पॉलिसी. तो वो सारे हमें इश्यूज यहाँ पे एक तरह से रिकैप हो जाता है एंड दिस आर्टिकल इन दैट लाइट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं, भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी. समझ लो इसका मतलब क्या है. भरतनाट्यम, देखिए इंडियन डिप्लोमेसी में कोई भी कंट्री अपनी जब डिप्लोमेसी करती है, इंटरनेशनल एंगेजमेंट करती है, तो रिजिड नहीं हो सकती. हो सकता है कि सिचुएशन के साथ आपको नाचना पड़ जाए वहाँ पे. ठीक है, थोड़ी लचक चाहिए. तो कभी कभी हमें थोड़ा सा भरतनाट्यम करना पड़ेगा. ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1991 से 1994 के बीच में. तो उनका ये रिमार्क था कि कभी कभी हमें थोड़ी सी भरतनाट्यम करना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ऐसा हो सकता है हमें ऐसी सिचुएशन में हो जैसे कि हमारे एक स्टैंड होता है या हमारे कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उसके विपरीत भी चले जाए. कभी कभी हमें जैसे भी हम डिसीजन लेते हैं, इट शुड बी फर्स्ट, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे जो देश का इंटरेस्ट है वो पहले सिक्योर करें. और ये है हमारा दीक्षित प्रिंसिपल. ठीक है, आप सोचिए ना, ये फॉरेन सर्वेंट है, आई मीन फॉरेन सर्विसेज के रिटायर्ड है और ये टर्म दीक्षित प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं. व्हाट इफ द यूपीएससी आस्क्स यू व्हाट इज द दीक्षित प्रिंसिपल. ठीक है, लाइकवाइज IK गुजराल पॉलिसी आ गया था. तो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस. अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखते हैं, जो यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, तो इंडिया या तो फेवर में वोट कर सकता था कि एक्शन लेना चाहिए रशिया के अगेंस्ट, या रशिया के फेवर में वोट कर सकता था. बट इंडिया अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, अब्सटेन्ड, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया यहाँ पे. तो इससे क्या हो रहा है, इससे इट इज नॉट इवन कंडेमिंग, और इससे ये भी हो रहा है कि इट इज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ, आई मीन रशिया के फेवर में भी नहीं जा रहा वहां पे. तो इंडिया पहले अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है. और दूसरी चीज, इंडिया बाय नॉट वोटिंग इट इज फॉलोइंग अ मिडिल पाथ. वो ग्रे एरिया में है कि वो कहीं भी जा सकता है इधर उधर, अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा है वहां पे. तो अब फ्लेक्सिबिलिटी से वापस डांस पे आ गए, भरतनाट्यम. ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इंडिया दैट फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स इंडिया दैट स्कोप ऑफ इवन नेगोशिएशन, क्योंकि उसने अपना स्टैंड, अगर आप बोलिए कि आप दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है. ठीक है, अब मान लीजिए A और B के बीच में लड़ाई हो गई. तो अगर ये बंदा, इंडिया समझ लीजिए इसको, इंडिया बोल दे कि मैं तो इसके साथ में हूं पहले, तो दोनों जो है A और B आपके पास नहीं आएंगे. कोई भी कंट्री, कोई भी व्यक्ति अगर कोई नेगोशिएशन करना चाहते हो, वो न्यूट्रल बंदे के साथ आना चाहते हैं. तो इंडिया को ये स्कोप मिलता है कि इंडिया कैन वर्क टुगेदर एंड सॉल्व दिस सिचुएशन, इट कैन प्ले दैट रोल. सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. और इंडिया अपने इंटरेस्ट भी सिक्योर कर रहा है. इट इज नॉट ऑफेंडिंग USA,
इट इज़ नॉट ऑफेंडिंग रशिया ऑल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये अपना इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्राइमेसी दे रहा है यहाँ पे। अब अगर हम इसको और थोड़ा तोड़ते हैं तो आप सोचिए इंडिया की पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, आईआर का पेपर देना है हमने, ठीक है, तो क्या हमारी नॉन अलाइनमेंट वाली मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एक तो हो गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रेलेवेंट है या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, बट क्या इंडिया का नॉन अलाइंड स्टैंड या नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी आज भी वैलिड है या नहीं है? ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी नॉन अलाइनमेंट, यहां पे इंडिया अलाइन नहीं हो रहा कहीं पे भी, पर अपने लिए स्कोप जरूर रख रहा है कि स्ट्रैटेजिकली वो किसी के साथ अलाइन हो सके। ठीक है, तो वो स्कोप वहां पे रख रहा है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही ऐसी कुछ रही थी। तो मिस्टर राकेश सूद वर्क विद मिस्टर दीक्षित, ठीक है, तो वो जो टाइम था वो बहुत क्रिटिकल टाइम था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब मैं थोड़ा बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर और उसके चलते जो इंडिया की सिचुएशन हुई थी। यहां तक क्लियर है आपको रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द मॉडर्न कंटेक्स्ट? आप देख लीजिए मॉडर्न कंटेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट रही है। अब बैकग्राउंड में थोड़ा सा इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था वेयर मिस्टर दीक्षित वॉज द फॉरेन सेक्रेटरी। और क्यों डिफिकल्ट सिचुएशन था? देखिए, कोल्ड वॉर का टाइम था, यूएस और यूएसएसआर आर्क राइवल्स, कोल्ड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में। इंडिया इज लीनिंग टूवर्ड्स यूएसएसआर, ठीक है, दोनों की तरफ है। नॉन अलाइनमेंट तो उन्होंने बोल दिया कि हम नॉन अलाइंड है, हम ना यूएस के साथ है ना यूएसएसआर के साथ है, पर एट द सेम टाइम क्योंकि यूएस थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, इंडिया के पास कोई ज़्यादा चॉइस थी नहीं एक्चुअली कि वो यूएसएसआर की तरफ लीन किया, और यूएसएसआर ने उनको अच्छा खासा सपोर्ट भी दिया था, जैसे कि 1971 वॉर हो गया, ठीक है, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस इक्विपमेंट्स, बहुत उनको सपोर्ट दिया, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया यहाँ पे। ओके, सो हेयर अगेन यू सी वी वर नॉन अलाइंड, बट अपने इंटरेस्ट को देख के हम प्योरली नॉन अलाइंड नहीं थे, ठीक है, वी वर लीनिंग टुवर्ड्स यूएसएसआर। बट तो यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसॉल्व हो गया 1991 के बाद, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, रशिया बन गया, बेसिकली इमर्ज हुआ था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये यहाँ मेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मतलब फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज, ठीक है, तो 15 रिपब्लिक्स के बीच में टूट गया, और इसमें से कुछ कंट्रीज ऑब्वियसली जैसे यूक्रेन वगैरह इसके पार्ट कभी बने नहीं, पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अधिकतर कम कंट्रीज इसके मेंबर थे, इंक्लूडिंग रशिया। तो अब यूएसएसआर में वो दम रहा नहीं, हम हैं यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर। यूनिपोलर का मतलब पहले बाइपोलर थी, दो कंट्रीज थी, अब यूएस इकलौती कंट्री थी, पावरफुल कंट्री थी, तो इट वाज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब इस यूनिपोलर वर्ल्ड में इंडिया को रीअलाइन करने की यहाँ पे जरूरत थी, ठीक है। तो ये एक केस यहाँ पे बता रहा है हाउ इंडिया मैनेज्ड दिस ट्रांजिशन ओवर हियर, कि वह कैसे यूएसएसआर से हटके यूएस की तरफ लीन किया, ठीक है, हाउ इट मैनेज्ड। तो दिस टाइम पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दे हैड टॉक्स विद द यूएस ऑल्सो। उस टाइम पे जॉर्ज H.W. बुश थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला यार क्या प्रॉब्लम है हम दोनों को, बताइए, आके सॉल्व करते हैं इसको, हम दोनों की जो प्रॉब्लम चल रही है। कहते हैं सबसे बहुत सारे इश्यूज है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का है, कि इंडिया न्यूक्लियराइजेशन बना देगी, पहले भी बॉम्ब बना दिया था, ठीक है, 1970s में। कहते ये हमें थोड़ा डर है इसके बारे में। कहते अच्छा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम बातचीत तो शुरू करते हैं। और इसका ये रिजल्ट था कि जो कंट्री यूएसए ने एक्चुअली एनएसजी ग्रुप बनाया था अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया को वो सप्लाई ना मिले न्यूक्लियर रिसोर्सेज की, क्योंकि इंडिया मैनेज टू यूज द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड क्रिएट न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यूएस ने ही इंडिया के साथ सबसे पहले सिविल न्यूक्लियर डील करी, ठीक है। सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड, और ये एक सक्सेस रहा था इंडिया के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी आई थी लुक ईस्ट की। उन्होंने कहा है हम लोग क्या ये यूएसएसआर और यूएस यहीं पे देखे जा रहे हैं, थोड़ा ईस्ट में देखते हैं हम लोग। नरसिम्हा राव ने बोला, आजकल वैसे एक्ट ईस्ट चल रहा है हमारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये टर्म चेंज कर दिया। तो लुक ईस्ट में हमारा ग्रेटर एंगेजमेंट था टुवर्ड्स दी एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज के साथ हमारी
ग्रेटर एंगेजमेंट थी एंड सब्सिक्वेंटली इंडिया एशियन समिट बन गया यहाँ पे। अच्छा, लुक ईस्ट में अगर हम बात करें तो हमने चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस को इंटेंसिफाई करे। अब चाइना और इंडिया में सबको पता है क्या दिक्कत है, बॉर्डर एग्रीमेंट और 1962 वॉर की मेमोरीज आज भी घाव उसके हरे है, ठीक है, वो है 1962 वॉर के। सो एफर्ट्स वर मेड, इंडिया ने क्या किया कि एफर्ट्स उन्होंने फोकस किया ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दे फोकस्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ये आप रेफरेंस देखे होंगे, हम वेपन्स नहीं यूज करेंगे, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने काम किया। बट एट द सेम टाइम इंडिया इंटेंसिफाइड, अपने रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की कोशिश करी इंडिया ने। अच्छा, अब जब इंडिया और चाइना बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिया एंड चाइना, इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट द एशियन कंट्रीज, ठीक है, क्योंकि एशियन और इनके बीच में टेंशन है, इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग इन दैट डोमेन, इंडिया इज लुकिंग एट इंटेंसिफाइंग इट्स रिलेशन विद द साउथ चाइना सी रीजन। इंडिया चाइना के साथ रिलेशन अच्छी रख रही है, बट रखना चाहती है, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड विद यूएसए, और सबको पता है कि इट इज डायरेक्टेड एट चाइना, चाहे बोले जो मर्जी बोले, सबको दिखता है ये कि क्वाड इज डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना, ठीक है। तो ये इंडिया का आज भी हम देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, दीक्षित प्रिंसिपल दिख रहा है हमें, हमारी ये नॉन अलाइंड की पॉलिसी आज भी दिख रही है, वेयर इंडिया इज नॉट वोकली अलाइंड, ठीक है, इंडिया अपने दोनों पक्ष खुले रख रही है, नॉट डिस्क्लोजिंग द कार्ड्स, बट एट द सेम टाइम अलाइंड भी है। तो ये था बेसिकली इस कंटेक्स्ट, इस आर्टिकल का यहाँ पे एक जिस्ट। ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स, क्या होता है प्राइस प्रेशर? इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, इन्फ्लेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ओके। तो हमारी कंट्री में हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं, पहले WPI यूज करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिर CPI क्यों? क्योंकि दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल। आप चाहे सर्विस खरीदे या आप कोई गुड्स लेते हैं, ठीक है, तो रिटेल लेवल पे जब आप जाते हैं तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज एट 6.07%। तो चिंता क्यों? चिंता इसीलिए बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC और गवर्नमेंट के बीच में एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया गया था फॉलोइंग द उर्जित कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग विल बी अ की फोकस ऑफ द RBI और ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 4% तक रखें। 4% का टारगेट सेट किया था, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि 4% ही रहेगा, हो सकता है कि 4% से थोड़ा बढ़ जाए, 4% से थोड़ा कम हो जाए। तो टॉलरेंस रखी थी ऑफ 2%, तो मतलब इन्फ्लेशन का जो लिमिट है दैट इज 4% ±2%, मतलब 6% है, और हम 6% के फिगर को एक्सीड कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक बात कर रहे हैं। और अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखें तो वो जा रहा है 13.11%। अब मैं इसका सिग्निफिकेंस एक बार समझा देता हूं आपको। मान लीजिए आप कोई भी दुकान, कोई भी चीज आप लेते हैं, मान लीजिए एक ही दुकान है दुनिया के अंदर जहां से आप चीजें ले रहे हो, रिटेलर समझ लीजिए, जहां पे आप सर्विसेज वगैरह कुछ भी ले सकते हो, ओके। तो सर्विसेज नहीं, गुड्स ही ले सकते हो, ठीक है, सर्विस में तो WPI आता नहीं है, ओके। तो आपने यहां से सामान लिया, बायर, तो ये यहां पे इस लेवल पे जो आपको प्राइस राइज दिख रहा है दैट इज द CPI। पर देखो रिटेलर भी तो कहीं से चीजें ले रहे हैं एट बल्क लेवल, फिर आपको तोड़ तोड़ के दे रहे हैं। आप जब आप माचिस का डब्बी लेते हो तो रिटेलर तो पूरा बक्सा लेता है, तो होलसेल रेट पे लेता है आपसे, फिर आपको एक एक माचिस का पैसा देता है, एक एक डब्बे का। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, चिप्स का एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो। सो दे आर बाइंग फ्रॉम अ होलसेल डीलर, ठीक है, तो वहां से आ रहा है इनका। तो ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि होलसेल लेवल पे कितना इन्फ्लेशन हुआ है, किस रेट पे प्राइस इंक्रीज हो रही है, और ये बहुत ज्यादा है 13.11%, और यहाँ पे कितना है 6.07%। इसका ये मतलब है, देखो होलसेलर एक ही लेवल तक अब्सॉर्ब करेगा ना, ये रिटेलर, ये जो इसको महंगाई पड़ रही है, अल्टीमेटली तो वो ट्रांसफर करेगा बायर को। तो ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़नी है,
ठीक है, ये इन्फ्लेशन अभी और बढ़ेगी और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहां पे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन यहां पे बढ़ेगी। अब आप एक कॉन्सेप्ट एक बार और समझ लीजिए। यहां पे लिखा है फेब्रुअरीज हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन। हेडलाइन का क्या मतलब होता है? अब हेडलाइन अगर समझना है हमें कोर का मतलब भी समझना पड़ेगा, कोर इन्फ्लेशन। ये दो कॉन्सेप्ट्स है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है कि हम लोग जब इन्फ्लेशन मेजर करते हैं हम लोग कोई बास्केट ऑफ गुड्स सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। अब WPI की बात करें तो सिर्फ गुड्स को, ठीक है, तो बास्केट ऑफ गुड्स सारी चीजों को हम रख लेते हैं। पर इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो थोड़ी वॉलेटाइल है, जैसे कि फूड हो गई, फ्यूल हो गई। ठीक है, प्राइसेस ऊपर नीचे जाती रहती है, तो वो तो वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे जाती है, तो इन्फ्लेशन के फिगर्स भी ऊपर नीचे जाएंगे हमारे। तो पॉलिसी ऐसे तो नहीं बना सकते आप, डिफिकल्टी होगी उसमें। हमें एक स्टेबल फिगर चाहिए, स्टेबल नंबर चाहिए। तो जो चीजें वॉलेटाइल है उसको हम हटा देते हैं और बाकी जो बचा वो कोर हो गया। और अगर हम सारा कुछ लेते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। तो हेडलाइन आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है। तो कोर इन्फ्लेशन इज बेसिकली जो बास्केट ऑफ गुड्स जो बहुत वॉलेटाइल है हम उसको निकाल बाहर करते हैं। अब देखिए, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये यूक्रेन का वॉर हुआ है तो हमें पता है कि ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो तकरीबन $20 से ऊपर गया है अभी रिसेंटली। ठीक है, तो $94 पर बैरल था दिसंबर के अंदर, अभी $20 इसका प्राइस बढ़ गया है। तो ये इसका मतलब है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेगी तो जो चीजें आ रही हैं यहाँ पे वो भी बढ़ेंगी धीरे धीरे करके। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी अभी। तो क्या करें? और ये है जो आपको सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये आपका मेंस में आ सकता है। तो पहली चीज तो है दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन कटिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल। बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। ठीक है, तो सब बोल रहे हैं, RBI वाले भी बोल रहे हैं, ये RBI नहीं बोलता है, माइकल डी पात्रा, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, की देखिए फ्यूल में प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, आप फ्यूल के प्राइसेस को कम कीजिए, टैक्सेस को कम कीजिए, तो फ्यूल प्राइसेस अपनी आप कम हो जाएगी। तो एनर्जी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फूड इन्फ्लेशन वगैरह को भी ठीक होगा। अच्छा, अदर फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन इज सप्लाई साइड शॉक्स। इन्फ्लेशन जो हो रही है इट्स बेसिकली टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। गुड्स की सप्लाई कम है, पैसे ज्यादा है जो चेज कर रहे हैं उन चीज को, तो आप ज्यादा पैसे देने के लिए विलिंग है। तो इसका रीजन है कि सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो सप्लाई शॉक्स। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे हमें काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज RBI कर सकती है कि वो जो रेपो रेट है या फिर की इंटरेस्ट रेट्स है उसको कम कर दे, सॉरी उसको बढ़ा दे। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो बढ़ जाता है, तो आप बैंक से उधार नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इससे जो मनी इन द इकोनॉमी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो बेटर दिखेगा, इन्फ्लेशन इससे कम होनी चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है। अब हमें पता है कि RBI का स्टैंड है दैट RBI बोल रही है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इकोनॉमी का सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि देखो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द इश्यूज विद द इकोनॉमी, हम चाहते हैं कि और इम्पेटस मिले ग्रोथ को, तो दे आर हैविंग एन अकोमोडेटिव स्टैंस, तो वो रेपो रेट को अभी चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक एक दो चीज़ें मेरी रह गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक इंडेक्स देख सकते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स, ये इंडेक्स कौन डेवलप करता है, ये RBI। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है। फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सी एजेंसी रिलीज करती है, ये एग्जाम में आया था और ये RBI करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, हाउ फार इंडिया प्रोग्रेस्ड ऑन इट्स गोल टू अचीव 500। ओके, सो ये आपका इंडिया सोलर कैपेसिटी है, इसका टाइटल माइलस्टोन एंड चैलेंजेस। तो इंडिया कितना आगे आया है इन अचीविंग इट्स गोल ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, और उसमें क्या चैलेंजेस है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली वही थीम आ जाती है कि इंडिया के इनिशिएटिव्स है। तो इंडिया बोल रही है हम रेन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे, हम सोलर एनर्जी में जाएंगे, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके क्या चैलेंजेस होंगे। तो आपका एक मेंस का क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। तो आप तो इसको नोट कर ही लीजिए इसको।
ओके, तो सबसे पहले ये हमारी एक कमिटमेंट है, कहाँ पे हुई थी? ये ग्लासगो समिट में हमने प्रॉमिस किया था कि हमें कार्बन न्यूट्रल होना है 2070 तक। उसके लिए हम लोग, हमारा जो एनर्जी डिमांड होगी वो 1000 गीगावाट होगी ओवरऑल, और उसमें से 500 गीगावाट हम रेन्यूएबल में से निकालेंगे। उसका कुछ कंपोनेंट आपका सोलर होगा। अच्छा, अब सोलर को प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री में, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का इशू को भी देखने के लिए, हमारी कंट्री में एक मिशन है, एक प्रोग्राम है, दैट इज नोन एज नेशनल सोलर मिशन। ऑब्वियसली सोलर की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो हमारा जो टारगेट था वो था 100 गीगावाट। बहुत बार इसको चेंज किया और मतलब ठीक है कम किया, तो 100 गीगावाट था बाय 2022, और हमने कितना जनरेट किया है? 50 गीगावाट। ठीक है, तो 50 गीगावाट की हमने जनरेट किया है। तो वैसे तो ये फिगर बड़ा अच्छा है, क्योंकि इससे हम 5th कंट्री बन जाते हैं इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट, जो अच्छा है, 5वीं कंट्री ऊपर से। पर इतना क्यों गैप है? पॉलिसी आपकी 100 गीगावाट कहती है, अपने टारगेट भी असाइन कर दिया, चेंज कर दिया आपने, पर फिर भी 50 गीगावाट बने। क्यों? अब भाई हमारा कंट्री भी तो बड़ी है ना, तो ज़्यादा रेन्यूएबल भी तो लगेगी, स्कोप भी तो ज़्यादा है हमारी। ऐसा क्यों? वाई द गैप? ये बेसिकली ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो पहली बात है लैक ऑफ अवेयरनेस, अफोर्डेबल फाइनेंस। ठीक है, तो लिमिटेड फाइनेंसिंग फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स। एक होती है, आपने शायद आजकल देख भी लिए होंगे, आप हाईवे वगैरह में जा रहे हो तो आपको कहीं कहीं पे सोलर पैनल्स दिख गए होंगे, या कनाल्स के आसपास आपको दिख गए होंगे। पर सोलर जो आ रही है धूप अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, वहां पे इतना सारा स्कोप है, हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? तो यही बता रहे हैं कि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंस फॉर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जहां पे हमें एड्रेस करने की जरूरत है। हमारी जो पॉलिसी रही है दैट इज फोकसिंग ऑन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स रादर देन रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, रूफटॉप का वैसे फायदा क्या होता? रूफटॉप का फायदा ये होगा कि आप सोचिए, आपकी जो रेन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो रही है वो घर के अंदर ही हो रही है, अपार्टमेंट्स के अंदर हो रही है, तो ओवरऑल जो पावर का जो लोड आ रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाता है। और ऐसा सोचिए कि कुछ एरियाज है बहुत दूर दराज है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आज तक सप्लाई नहीं हो रही थी, तो वी कैन एक्चुअली हैव ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। मेन ट्रांसमिशन लाइन से दूर कोई कनेक्शन के बिना ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो गई। अच्छा, अब इसमें ट्रांसमिशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वैसे ही बहुत लॉस मेकिंग है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है यहाँ पे। एंड हाउसेस कैन एक्चुअली बिकम यूनिक मल्टीप्लायर हो जाता है, वो खुद जनरेट कर रही है, तो आपका यूटिलिटीज पे जो प्रेशर है, जो पावर यूटिलिटीज एनटीपीसी वगैरह, उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये है। दूसरी चीज है, देयर इज प्रॉब्लम विद इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप एक तो आपकी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कन्वेंशनल ग्रिड से आ रही है, अब आप सोलर को भी लगाओगे, तो अगर आप ये ग्रिड में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इट शुड मर्ज ना, वो एक साथ होना चाहिए कि वो कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। तो हम अक्वायर करने के चक्कर में है ये ग्रिड टेक्नोलॉजी, हमें ये जो स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह होते हैं हमें अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक्चुअली जर्मनी के साथ हमारा टाइप्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। देन वी डू नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का मतलब है कि रूफटॉप में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और मान लीजिए वही इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पावर यूटिलिटीज को बेचते तो, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचते, ऐसा भी हो सकता है, जर्मनी में होता है ऐसे। ठीक है, तो हमारे वो कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है ऑफ नेट मीटरिंग। ओके, देन द अदर इश्यूज इज, आप सोचिए सोलर पैनल्स लगा रहे हो तो कितनी ज़मीन लगती है यहाँ पे। ठीक है, उसको ज़मीन का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो लैंड कॉस्ट है। देन हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड अदर इनएफिशिएंसी एंड ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंजेस। ग्रिड इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो ये है। तो टैरिफ तो कम है, सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका टैरिफ कम है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री में है, कोयला वोयला कोई नहीं चल रहा आपका, बट ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत हाई है इलेक्ट्रिसिटी की, इसीलिए ये इतने अभी वायबल नहीं हुआ है। अच्छा, इसका यही एक सोल्यूशन है कि जो लैंड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये आप देखिए सोलर ट्रीज है। ठीक है, ये ट्री सा बना हुआ है, आप दिख रहे हैं, और ये हवा में
सोलर पैनल्स ऐसे लगा दिए तो कम जगह में आप और ज़्यादा सोलर पैनल्स लगा सकते हैं इंटेलिजेंटली, अगर ऐसा काम करें तो। आई थिंक आई ऐड वन मोर पॉइंट। हम लोग एक पॉलिसी आई थी, क्यों नहीं हम फार्मर्स को फोकस करते हैं, फार्मर्स के पास इतनी ज़मीन होती है कि वो सोलर्स डेवलप करे। अब वही ट्रांसमिशन इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फार्मर्स कैन एक्चुअली बी द फार्मर्स ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ओके, देन मैन्युफैक्चरिंग हर्डल्स। हम सोलर जो हमारे पास सेल्स हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जो असेंबल कर रहे हैं वो बेसिकली कंपोनेंट्स हम बाहर से लेके फिर हम उसको पैनल्स को यहाँ पे बना देते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। हमें जो इसके अंदर जो वेफर लगता है, इसके अंदर जो चिप्स लगती है, वो हमें हमारी कंट्री में बनानी आनी चाहिए, हमारे पास उसके रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। लाइकवाइज एक कंसर्न है कि हमारे पास सोलर वेस्ट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। आज जो हम ले रहे हैं 20 साल बाद ये सेल खराब हो जाएंगे, क्या करोगे उस सेल का? तो बहुत सारे सेल होंगे और वो सोलर वेस्ट जो है उसमें हैवी मेटल्स वगैरह है वो और नुकसान कर जाएगा आपको। तो इसके लिए हमें सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ से हम सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल से लेके एंड तक रिसाइकलिंग तक हमारे पास पूरा इकोनॉमी होनी चाहिए विद रेफरेंस टू द सोलर सेल्स, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो एक एजेंसी है IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, विच इज बेस्ड आउट इन दुबई। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्री के लिए, तो बेस्ड आउट इन दुबई। वो बोल रहे हैं कि इंडिया का स्कोप है अबाउट $15 बिलियन। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री बन सकती है। तो हमें हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, हमें उसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हमें उसमें सोलर सेल्स के कंपोनेंट को भी ऐड करना चाहिए। और हमें वो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने सोलर सेल बनाए हैं वो प्रोड्यूसर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो वेस्ट को भी मैनेज करे। ठीक है, तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और इसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। तो दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। अच्छा, ठीक है, तो ये आपके कुछ इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। बियॉन्ड दिस, इंडिया काम कर रही है ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि सोलर को और प्रमोट करने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो पेरिस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड the French president, they came together and they formed the International Solar Alliance based out of Gurgaon, India का गुरुग्राम। ठीक है, तो वहाँ पे है ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फोकस इज ऑन कोलैबोरेटिंग ऑन इश्यूज सच एज मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्राम सपोर्ट एंड एडवोकेसी एंड एनालिटिक्स ऑन सोलर एनर्जी। और इसमें बेसिकली आप ये जो है ना हमारी ट्रॉपिकल, आप हमारा मैप देखते हैं तो टॉरेंट जोन है, तो ये कंट्रीज है बेसिकली, पर और भी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, USA भी इसके मेंबर बन सकते हैं। राइट देन, सो दिस एसेंशियली कंक्लूड्स आवर एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस। थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग इन टू Nimbus IAS with me, Shivashish. Bye bye, take care and all the best.